नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश कोचरेकर आणि आपण पाहताय आपलं आवडतं न्यूज पोर्टल टाइम महाराष्ट्र। मित्रांनो, आपल्या या चॅनेलवरून नेहमी राजकीय भविष्य करणारे आणि आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या ग्रहांच्या आणि ग्रहांच्या स्थितीचं आकलन करून देणारे किंवा अवलोकन करून देणारे पंडित राजकुमार शर्मा आता आपल्या बरोबर आहेत। पंडितजी, आपलं खूप खूप स्वागत। धन्यवाद। आणि पंडितजींना आपण असा प्रश्न विचारणार आहोत ज्या प्रश्नाकडे संपूर्ण देशाचं आणि राज्याचंही लक्ष लागलेलं आहे। शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधल्या कार्यकर्त्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। तो प्रश्न आहे, पंडितजी, काही प्रश्न मी आपल्याला, कारण आपल्याकडून बऱ्याच गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत, त्यामुळे त्या झटपट फॉर्मॅट प्रमाणे किंवा 2020 क्रिकेट प्रमाणे मी ते समजून घेणार आहे। महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार? देखिए, सीधा बात करते हैं, मतलब कि आप सबका आभार भी प्रकट कर देता हूं कि आपने लाखों की तादाद पर हमको सद्भावना दिखाई, आपका प्रेम दिखाया। मेरा और राजेश जी के जितने कार्यक्रम हैं उसमें लाखों लोगों ने उसको देखा और सराहा। कुछ लोगों की प्रशंसा आलोचना के माध्यम से भी हुई, उनका भी आभार। एटलीस्ट आप देखते तो हैं हमको। और अब जो इन्होंने सवाल किया है ये बहुत ही पेचीदा है। आज महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। देखिए, महायुति को जो सीटें मिली हैं ये उनकी भी कल्पना से परे की सीटें हैं, ये तो आप भी मानते हैं। जिस तरह से शरद पवार जी की पार्टी का और उद्धव जी की पार्टी का और कांग्रेस का प्रदर्शन रहा वो बहुत ही कमज़ोर रहा। 10, 16, 20, बीजेपी 132, शिंदे 57 और 41, तो मतलब बहुत ही अच्छा महायुति का। और जिस तरह लाडली बहना या बाकी के जो किसानों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम किए गए वो महायुति के लिए बहुत ही उत्तम रहे। आज का जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि इस वक्त रशाकशी चल रही है और 30 तारीख तक इसका फैसला होगा। कल डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जो है वो पंचांग और मुहूर्त को देखते हैं। कल एकादशी है, कल हो सकता है वो लोग आपस में इस विषय के ऊपर बात कर 30 तारीख तक, जो मुझे दिखता है कि 2 तारीख की शपथ विधि हो सकती है, जो मैंने कैलकुलेशन किया है। और अब अगर हम बात करें कौन होगा मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले बात करते हैं जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया। संघर्ष तो दोनों नेताओं ने किया, मगर भारतीय जनता पार्टी 125 से 133 तक, 132 तक चली जाती है। एकनाथ शिंदे जो है वो 57 पर चले जाते हैं। दोनों नेताओं ने कदम से कदम मिलाकर महायुति को, साथ में अजीत पवार साहब ने कदम से कदम मिलाकर जो कार्य किया उसके लिए उनकी सराहना करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की। 22/7/1970, 10:29, नागपुर, कुंभ राशि। मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए, कुंभ राशि के ऊपर आज भी 7.5 चल रही है। दूसरा ढैया चल रहा है। गौतम अडानी के ऊपर भी कुंभ राशि है, उनकी भी 7.5 चल रही है और तरह तरह के प्रहार उनके ऊपर होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा। मगर देवेंद्र फडणवीस कार्यशील, कर्मशील, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता है, कर्म का हिसाब किताब देता है। अच्छे काम, लोगों की मदद, अपने लोगों को प्रेम करना, शनि बहुत ही प्रसन्न होता है। तो 7.5 में भी इतना बड़ा परिश्रम करने के बाद देवेंद्र फडणवीस जो है वो इतनी बड़ी सफलता पा जाते हैं। और उसके बाद आज की अगर बात करें तो 2019 से लेकर अब तक मैं और कोचरेकर साहब ने बहुत बार आपके समक्ष टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से रखा कि उनकी केतु की महादशा चल रही है। 21/3/2019 में उनकी केतु की महादशा शुरू हुई। उन्होंने अजीत पवार के साथ में 1 दिन के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद में रेल हो गया। उसके बाद 2022 में इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने भविष्यवाणी की थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। तो देवेंद्र फडणवीस को फिर उप मुख्यमंत्री के नाम का ही गुजारा करना पड़ा, ऐसा समझ लीजिए। उप मुख्यमंत्री बने, मगर तब भी सत्ता में उनकी पैठ आज तक रही। अब उनकी कुंडली में केतु की महादशा जो चल रही है, केतु की महादशा में लास्ट जो है पड़ाव जो है वो गुरु का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वातावरण उनके पक्ष में जरूर जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए आज भी अगर हम पॉलिटिकल एनालाइज करें तो एक देवेंद्र फडणवीस ही सामने आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि 80% संघर्ष
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा इतना बड़ा बुलंद करना, और अगर 15 सीटें और ले जाते तो उनको किसी की जरूरत ही ना पड़ती शायद। मगर आज क्योंकि राजनीतिक धर्म पालने के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे, इसलिए शरद अगर उसके सामने अगर एकनाथ की कुंडली का अध्ययन करें तो उनकी कुंडली 9/2/1964 एकनाथ संभाजी शिंदे और देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। तो एकनाथ शिंदे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी राहु की महादशा चल रही है। आपको याद होगा कि मैं बार बार इस बात की भविष्यवाणी दोहराता हूं कि मैंने 2004 में भविष्यवाणी की थी कि मनमोहन सिंह राहु की महादशा में प्रधानमंत्री बनेंगे, और शिंदे की कुंडली में भी देख देख कर बार बार बोला था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। 2019 में तो उनके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है। 2022 में राहु ने फिर उनको समर्थन किया और वो मुख्यमंत्री बने, और महाराष्ट्र में हर आदमी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं उनकी कुंडली की, तो शनि उत्तम। देखिए मित्रों, शनि उत्तम का मतलब यह है कि डेफिनेटली आपको कलयुग में शनि और राहु केतु और शुक्र जो है उत्तम फल की प्राप्ति करते हैं, उत्तम फल की। और इस वक्त उनकी राहु की महादशा में शुक्र चल रहा है। शुक्र, राहु, केतु और शनि, ये चारों दैत्य ग्रह ये अगर प्रसन्न है तो आपको माला माल कर देते हैं। उसके बाद भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषं न कौशलम। आज भी मैं ये कह सकता हूं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीएमसी इलेक्शन तक भारतीय जनता पार्टी संधि दे सकती है। याद रखें इस बात का। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर साफ साफ लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, इन दोनों में से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। मगर अगर कार्यशीलता को देखा जाए, कुंडली को देखा जाए, तो एकनाथ शिंदे के चांसेस डेफिनेटली 51 हैं और देवेंद्र के 49 हैं। पंडित जी, जहां तक राहु की महादशा और केतु की महादशा, इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए सबसे कारगर क्या साबित हो सकता है? देखिए, राहु और केतु जो है ना, वो जब समुद्र मंथन हुआ, हमारे दर्शकों को पता भी होगा, तब राहु ने क्या किया, अमृत का सेवन करने का प्रयत्न किया। अमृत उसके गले में यहां पर आ गया, उसी वक्त भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया। क्योंकि अगर उसको, वो तो राक्षस था, अगर वो अमृत पी जाता तो डेफिनेटली वो अमृतत्व हो जाता। फिर दैत्यों और देवों में जो लड़ाई होती, देव हमेशा हारते। इसलिए भगवान ने उसी वक्त उसका गला काट दिया, और गले को हम राहु कहते हैं और उसके शरीर को केतु कहते हैं। इसलिए वो दोनों एक ही हैं, मगर राहु शंका का ग्रह है। एकनाथ को मिलते मिलते चीजें रह जाती रही, आपने देखा होगा। 19 में तो ऐसा ही हुआ जी। दुनिया भर, और मैं भी भविष्यवाणी कर रहा था कि एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज की अगर परिस्थिति की बात करें तो राहु और शुक्र, शुक्र क्या है, हे मुकुंद मृणालाभम दैत्य नाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम भार्गव प्रणमामि हम। शुक्र की अंतरदशा राहु में तो महाराज योग का निर्माण करती। और यहां तक देवेंद्र की कुंडली की बात करें तो केतु में कहीं ना कहीं जो आखिरी पड़ाव है, देखिए केतु भी जाते हुए कहीं ना कहीं राजयोग और जैकपॉट देता है। मगर कुछ लोगों की कुंडली में ग्रह दशा के प्रभाव कम होते हैं क्योंकि उनके कर्म बड़े अच्छे होते हैं। लक्ष्मी भी कर्म फलदायिनी है, और शनि भी कर्म फलदाता है। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी, 9 दिनों का पानी के ऊपर उपवास, अच्छे कामों करने के लिए हर वक्त भागते रहना। तो कहीं ना कहीं मैं 51-49 की जो रेशो बताई है, इसमें डेफिनेटली एकनाथ से ज्यादा सक्षम, ज्यादा सीटें लेकर जाने वाला तो मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शन, मतलब विश्लेषण नहीं करता हूं, तो देवेंद्र फडणवीस है। मगर तब भी क्योंकि अगली प्रणाली, अगले वातावरण को देखते हुए और एकनाथ की कुंडली को देखते हुए 15-10-2026 तक शुक्र की अंतर्दशा है। तो पंडित जी, मुझे एक समझाइए कि अगर 10 अंक है तो 10 अंक में ये दोनों नेताओं की कुंडली को अगर आपको अंक देने हैं तो देवेंद्र जी के कुंडली को आप अच्छे अंक देंगे या एकनाथ जी के? एकनाथ जी।
मित्रांनो, आपण पाहिलं असेल अगदी स्पष्ट आणि थेट अचूक बोलण्यासाठी पंडित राजकुमार शर्मा ओळखले जातात आणि टाइम महाराष्ट्राचा हा नेहमी प्रयत्न आहे की जे बोलायचं ते अचूक, थेट आणि बिंदास. त्यांच्या आकलनानुसार, त्यांच्या अभ्यासानुसार त्यांचं म्हणणं असं आहे, राज्याचा मुख्यमंत्री व्हायला किंवा होण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना वातावरण अनुकूल आहे. पंडितजी, आता अनुकूल दोघाला आहे, दोघाला पण अनुकूल. सर्वात जास्त एकनाथ शिंदेला 51 आहे आणि देवेंद्रला 49 है, इन स्पाइट ऑफ मेनी सीट्स. क्योंकि यहाँ पर तो कप धोते हुए आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और एकनाथ रिक्शा चलाते हुए सीएम बन जाता है. ग्रहों की दशा की बात कर रहा हूं मैं, मगर पब्लिकली तो दुनिया आज भी ये बोल रही है कि, और यहाँ पर लोगों का एक और शंका बताई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर वहां ले जाया जा सकता है. आता त्याच प्रश्नाकडे येणार आहे. राष्ट्रीय राजकारणामध्ये किंवा राजकारणाच्या अत्युच्च शिखराकडे जाण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांची कुंडली नेमकं काय सांगते? त्यांना कधी कधी आम्ही माध्यमांमधले लोक, पक्षामधले लोक हे नरेंद्र मोदींचा राजकीय वारसदार म्हणून बघतात. दुसरीकडे अमित शहाबरोबर त्यांची असलेली खटपट ही काही लपून राहिलेली नाहीये. अशा परिस्थितीमध्ये जी काही त्यांची खटपट आहे, याच्या पलीकडे जाऊन देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय पातळीवर एक यशस्वी नेता म्हणून येताना तुम्हाला कुंडलीत दिसत आहेत का? 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हुए हैं और 10 नवंबर 2024 को केतु ने अपना नक्षत्र बदला है. ये सबको पता है, जितने लोग ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं. तो 15 नवंबर 2024 से देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में एक कुछ ऐसे ग्रहों का निर्माण हो रहा है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आगे, और ये रहेगा 25/4/2025 तक. डेफिनेटली उनको एक बहुत बड़ी पदवी राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकती है. वो भारतीय जनता पार्टी के जो, ऐसा कह लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं. नहीं बनते हैं तो दिसंबर 2025 तक डेफिनेटली बन सकते हैं. और मित्रों, मैं ये बार बार कहता आया हूं कि 2032 तक, जैसे ही उसकी शुक्र की महादशा शुरू होती है, जो 20/3/2026 से शुरू होगी, 20/3/2026 से लेकर 20/3/2032 तक एक ऐसा समय आ सकता है कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस इस देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देंगे. और एक बात ध्यान रखिए, मैंने 26/12 यानी दिसंबर का एक ऐसा कुंडली का अध्ययन किया है जिनका नाम था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी. जब हम अटल जी की कुंडली को देखते हैं, देवेंद्र की कुंडली को देखते हैं, संघर्ष, सच्चाई और कार्यशीलता, अनुशासन, वो देवेंद्र में अटल जी जैसा दिखाई देता है. आगे आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस इस देश का अटल बिहारी वाजपेयी बनते हुए दिखाई देता है. इस बात को भूलना नहीं, ये भविष्यवाणी रिकॉर्ड करके रखना, क्योंकि 26 से लेकर 46 तक तो उसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के पूरे योग दिखाई देते हैं. डेफिनेटली अगले साल दिसंबर से पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनकी काबिलियत को देखकर दिल्ली बुला सकते हैं.